ये मान के चला मैं कि सांप्रदायिक दंगे आमतौर से मुसलमान शुरू करते हैं। मुसलमान शुरू करते हैं तो जाहिर है कि फिर हिंदू ज़्यादा बढ़ते होंगे। पहले तो यही समझ मेरी गड़बड़ हुई कि भाई अगर दंगा मुसलमान शुरू कर रहा है तो ज़्यादा हिंदू मरने चाहिए। मैंने अपने शुरुआती कैरियर में कुछ दंगों को जिनको डील किया तो मैंने देखा कि वहाँ तो सब ज़्यादातर मरने वाले मुसलमान ही हैं। बहुत गोली जाहिर है कि गोली नहीं पहचानती, लेकिन गोली के पीछे जो आदमी होता है, बंदूक के पीछे एक आदमी होता है, वो पहचानता है। उसे पता है गोली कहाँ किधर चलानी, और वो इस तरह से फायरिंग की जिसमें सिर्फ वो मुसलमानों को जाके लगी। तो हम ब्यूरोक्रेसी में आते हैं या मैं अपना केस में जब पुलिस में आते हैं तो हम किस तरह के वैल्यूज़ अपना एक बैगेज लेके आते हैं, हमारे पीठ पे क्या लदा होता है। मैं पुलिस का अनुभव बता सकता हूँ कि 18 साल की उम्र में हमारा एक सिपाही आता है, आमतौर से 18-19 साल की उम्र में, और 8-9 साल उसको हम 8-9 महीने उसे हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का भी 4/5 हिस्सा जो फौजी ट्रेनिंग है उसमें बीत जाता है, और थोड़ा बहुत 10-5% उसको कानून कायदे के बारे में बताया जाता है, और वो सड़क पर खड़ा हो जाता है। तो सड़क पर जो सिपाही आपको दिखता है जब कभी राइड हो रहा हो, कर्फ्यू लगा हो, और वो चाहे जैसी अच्छी बुरी साफ़ सुथरी गंदी जो भी वर्दी पहने हो, लाठी डंडा या राइफल जिस तरह से भी लटकाए हो, वही इंडियन स्टेट होता है। उसका व्यवहार इंडियन स्टेट का व्यवहार होता है। और दुर्भाग्य से जो बैगेज वो लेके अपने साथ आया होता है, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है कि उसको उसे किसी तरह से उतार दिया जाए उसके कंधे से। वो वही सारी चीज़ें, वही सारा वैल्यू सिस्टम लेके आता है, और जब चौराहे पर खड़ा होता है तो उसी वैल्यू सिस्टम के तहत कार्रवाई करता है। क्या होता है वैल्यू सिस्टम? देखिए, एक हिंदू परिवार में मैं भी पैदा हुआ, और एक अभी सक्सेना साहब ने भी कहा कि एक खास तरह का जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या इनबिल्ट जो एक हेट्रेड या जिसे आप कह सकते हैं कि दुर्भावना भरी जाती, मेरे अंदर भी भरी गई। ये मान के चल रहा मैं कि मैं सिर्फ कम्युनल राइट्स तक अपने को सीमित रखूँगा। ये मान के चला मैं कि सांप्रदायिक दंगे आमतौर से मुसलमान शुरू करते हैं। मुसलमान शुरू करते हैं तो जाहिर है कि फिर हिंदू ज़्यादा बढ़ते होंगे। मुसलमान क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि मुसलमान स्वभावतः हिंसक होता है, बाई नेचर वो क्रिमिनल या क्रूएल है, और हिंदू उसके बरक्स बड़ा धर्मभीरू होता है, चींटी को भी आटा खिलाता है, उसके घर में सब्जी काटने के चक्कू के अलावा और कोई हथियार नहीं मिलता। तो जाहिर है कि शुरुआत वही करेगा जो हिंसक होगा, तो मुसलमान करता है। मैं यही सारी चीज़ें ले करके और पुलिस में आया। मेरे साथ एक ही थोड़ी सी एक डिफरेंस ये था कि मेरी बड़ी दिलचस्पी थी पुलिस में आने के पहले भी, ये जो हिंदू मुस्लिम रिश्ते हैं और जिनसे आज हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम रिश्तों को ही रेफ़र कर रहे होते हैं। उनको समझने में मेरी दिलचस्पी थी, और मैं पढ़ता लिखता था, देखता सुनता था। तो मेरा ये मानना था कि दंगा मुसलमान शुरू करता है तो उसका एक स्वाभाविक कोरोलरी ये भी होती है कि दंगे में हिंदू ज़्यादा मारा जाता होगा। जो शुरुआत करेगा वो जाहिर है कि उसका अपर हैंड होगा, और ख़ास तौर से तब जब वो स्वभाव से ही हिंसक है और घर में हथियार रखता है, पाकिस्तानी है और तमाम चीज़ें हैं। तो ये भावना लेकर के जब मैं आया तो मैं जो कुछ थ्योरेटिकली पढ़ता था, पुलिस में आने के बाद मुझे पहली बार इंडियन स्टेट और माइनॉरिटीज़ के रिश्तों को समझने में मदद मिली। और बल्कि सही मैं कहूँ कि अगर किसी दूसरे पेशे में होता तो शायद इतना मौका भी नहीं मिलता, और बड़ा स्पष्ट रूप से जो चीज़ें मैं देख रहा था। जैसे पहले तो यही समझ मेरी गड़बड़ हुई कि भाई अगर दंगा मुसलमान शुरू कर रहा है तो ज़्यादा हिंदू मरने चाहिए। मैंने अपने शुरुआती कैरियर में कुछ दंगों को जिनको डील किया तो मैंने देखा कि वहाँ तो सब ज़्यादातर मरने वाले मुसलमान ही हैं। बहुत एक्सेप्शनल स्थितियों में हिंदू ज़्यादा मर रहे थे। फिर मुझे इत्तेफाक से एक फेलोशिप मिल गई नेशनल पुलिस एकेडमी की तरफ से, जो सांप्रदायिक दंगों में जो परसेप्शंस हैं हिंदू और मुसलमानों को, उनको स्टडी करने का मौका मिला। और मैंने चूँकि साल भर की फेलोशिप थी, बहुत फाइनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, तो बहुत यात्रा नहीं कर सकता था, तो मैंने 10 मेजर राइट्स चुने
जो इस देश में हुए। और मैंने कहा जरा इस जो मेरा ये एक हाइपोथेसिस है और जो बचपन से मेरे कंधे पर लदी रही है जो चीज़, उसको ज़रा समझने की कोशिश की जाए कि दंगा शुरू कौन करता है, दंगे में मरता कौन है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने देखे 1961 में भारत में आज़ादी के बाद पहला मेजर कम्युनल राइट हुआ। मेजर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर पार्टीशन उसका इशू नहीं था। 1961 के पहले भी हिंदुओं या सिखों के जत्थे आते थे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से, और उनके अपने नैरेटिव्स होते थे, आके यहाँ सुनाते थे। तो उसको लेकर के जो लोकल पॉपुलेशन थी उत्तेजित होती थी। कई बार उसके पहले भी छोटे मोटे दंगे हुए, लेकिन 1961 में जबलपुर में पहला मेजर राइट हुआ जो लगभग उसी तरह के जिसके इंग्रेडिएंट्स थे जो जैसे आज होते हैं। एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का प्यार करते थे और चले गए। मैं भगाना शब्द इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये कहा जाता था लड़की को भगा ले गया, तो ये बड़ा अपमानजनक को लगता है कि लड़की को भगा क्यों ले गया। भाई प्रेम करते थे, दोनों साथ चले गए। और फिर उसका हर्ष ये हुआ कि हिंदुओं के बीच में ये प्रचार किया गया कि साहब वो किडनैप हो गई है। हालांकि बाद में 1.5-2 महीने बाद जब वो मिली तो पता चला कि वो तो अपनी खुशी से गई थी। बहरहाल वो एक मेजर राइट हुआ और उस राइट को एक रुस्तम जी नाम के एक सीनियर आईपी अफसर थे जो आईजी पुलिस मध्य प्रदेश हुआ करते थे, उनसे मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला जब मुझे ये फेलोशिप मिली थी। और वो चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नीचे पूरा शहर उसमें से आग लगी हुई है, धुएं का बादल निकल रहे हैं। और जब हेलीपैड पर उतरे तो कलेक्टर साहब चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ करने लगे और जो एसपी थे उनको आँख के इशारे से इन्होंने बुलाया अपनी तरफ और एसपी से पूछा कि भाई क्या हुआ। तो एसपी ने जो बताया मुझे बाद में, जो मैंने बाकी 10 राइट्स जिनकी स्टडी की, मुझे हूबहू वही चीज़ें हर जगह मिली। मसलन एसपी ने जो आपने आईजी को बताया कि साहब ये मुसलमान बहुत बदमाश हैं, ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और हम लोग, ये हमारी एक तरह से कारगुजारी है, हमारी कॉम्पिटेंस है कि हम रोके हुए थे, लेकिन इस बार वो सफल हो गए और उन्होंने वो कर दिया। लेकिन हमने अब सब कंट्रोल कर लिया, अब पूरा शहर कंट्रोल में। तो रुस्तम जी ने बड़ा डांटा कि भाई मैं तो अभी ऊपर से उतर रहा था तो हेलीकॉप्टर से दिख रहा है कि शहर में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, चारों तरफ धंस हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि तो सब हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन कि मुसलमानों ने किस तरह से बदमाशी करके दंगा शुरू किया और कैसे हमने हमारी जो हिकमत अमली थी, हमारी जो कारगुजारी थी, कॉम्पिटेंस था, उससे कैसे हमने कंट्रोल कर लिया। ये लगभग आगे जो मैंने 10 राइट्स और जो 10 मेजर राइट्स उस समय हुए थे, और ये 1994 की बात कर रहा हूँ, तब तक ये 2002 का गुजरात नहीं हुआ था या बाबरी मस्जिद नहीं हुई थी। ये सब तो जाहिर है कि फिर तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन 1994 तक भी बड़े राइट्स थे और देश के अलग अलग हिस्सों में थे। तो मैंने देखा कि हर जगह इसी तरह की बातें सुनने को मिली। लंबा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि जो एक कॉमन चीज़ दिखाई दी वो ये था कि इन 10 राइट्स में, और उसके बाद के राइट्स आप उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इन 10 राइट्स में इंडियन स्टेट ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ज़्यादातर राइट्स में इंडियन स्टेट ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इंडियन स्टेट को क्या करना चाहिए था, या किसी भी स्टेट को, एक सभ्य समाज में, आज हम 2005 में हैं, मान लीजिए 1950 में भी होते तब तक इतने सभ्य तो हो गए थे कि स्टेट की जिम्मेदारी फिक्स हो गई थी कि वो अपने नागरिकों के जान माल की हिफाजत करें। नागरिकों को सुरक्षा देना, नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा दे करना, ये स्टेट का सबसे बुनियादी, जिसे आप कर्तव्य कह सकते हैं, वो है। तो स्टेट में हर सारे राइट से मैंने देखा कि स्टेट यहाँ फेल हुआ। और स्टेट से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट क्या है। इंडियन स्टेट, यहाँ पर 3 सीनियर IAS अफसर बैठे हुए हैं, उनके सामने कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट सड़क पर नहीं दिखते जब कर्फ्यू लग जाता है, केवल पुलिस दिखती है। और पुलिस में भी कोई सीनियर अफसर आपको बहुत रेयर मिलेगा। वो एक सिपाही जो खड़ा हुआ है, जो जिसकी जैसी वर्दी है, जैसा हथियार है, जो बैगेज लेकर के अपने कंधे पर आया है, वही इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जिस तरह से व्यवहार करता है वही इंडियन स्टेट का व्यवहार माना जाएगा। तो मैंने देखा कि ये लगभग सारे राइट्स में
भारतीय राज्य ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। यानी अपने नागरिकों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू सभी आपके नागरिक हैं, उनके जान माल की हिफाजत करना, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, और वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मसलन मैंने कई राइट्स, जैसे अहमदाबाद का तो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, इत्तेफाक से मैं सर्विस में था और इस तरह की स्थिति थी कि ये काम कोई अगर प्रोफेशनल पत्रकार करता या फ्रीलांसर कोई करता तो शायद उसको दिक्कत होती, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तक या जो लोग उसमें जो प्लेयर्स थे उस गेम में जो इन्वॉल्व थे उनसे सीधे बात करने में थोड़ी उसे दिक्कत आती। मैं चूँकि पुलिस ऑफिसर था तो लिहाजा मैं किसी भी ऑफिस में जा सकता था, कहीं से रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करता, मिल जाते। जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनसे बात करता, वो बात करने के लिए बहुत से लोग नहीं तैयार होते, कुछ तैयार भी हो जाते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि अहमदाबाद में एक इलाका, शायद बापू नगर या ऐसे ही कुछ नाम है, जहाँ एक सड़क के एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे। तनाव हुआ, एक तरफ हिंदू निकल आए, एक तरफ मुसलमान निकल आए, हंगामा होता रहा काफ़ी देर तक। फिर पुलिस आई और उसने फायरिंग की। तो जब मैं ये बता रहा हूँ तो ये कई घंटों में जो कुछ हुआ उसे बड़ा कंडेंस करके बता रहा हूँ। यानी जब पुलिस ने फायरिंग की तो इतना तनाव हो गया होगा कि लोग एक दूसरे के जान माल के प्यासे हो गए होंगे, घरों में आग लगा रहे होंगे, एक दूसरे को चाकू छुरा मार रहे होंगे। और उस समय इत्तेफाक से मुझे वो इंस्पेक्टर मिल गया जो वहाँ था, जो उस इलाके का इंचार्ज था और जो फायरिंग में शरीक था। तो मैंने जब रिकॉर्ड देखे तो मैंने देखा फायरिंग में सिर्फ मुसलमानों को गोलियां लगी थी, सिर्फ मुसलमान मरे थे। तो मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये तो दोनों तरफ आप इतनी देर से बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो दोनों तरफ से बहुत तनाव था, हंगामा हो रहा था, दोनों तरफ शोर शराबा हो रहा था, तो ये कैसे ऐसा हुआ कि सिर्फ मुसलमान मरे? उन्होंने कहा, नहीं सर, हमने तो गोली चलाई, अब हम क्या गोली पे कुछ लिखा होता है क्या? गोली किसी को पहचानती है? जिसको लग गई हम उसे लेके अस्पताल चले गए। तो ये गोली, जाहिर है कि गोली नहीं पहचानती, लेकिन गोली के पीछे जो आदमी होता है, बंदूक के पीछे एक आदमी होता है, वो पहचानता है, उसे पता है गोली कहाँ किधर चलानी। और वो इस तरह से फायरिंग की जिसमें सिर्फ वो मुसलमानों को जाके लगी। तो ये तो मैं आपको एक छोटा सा वो कह रहा हूँ, चूँकि मैंने जैसे आपसे आग्रह किया कि मैं देर तक नहीं बोल पाऊँगा, वैसे भी 1 बजे तक सेशन था, लंच का टाइम हो गया। आखिरी बात जो हाशिमपुरा की अभी शर्मा जी ने बात की, हाशिमपुरा ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि स्टेट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या स्टेट क्या वो सब कर सकता है जो उससे अपेक्षा नहीं की जाती, जो सपने में भी जो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती, क्या स्टेट वो कर सकता है? तो हाशिमपुरा में हुआ। हाशिमपुरा में देखिए, संक्षेप में बता दूँ, हाशिमपुरा एक छोटा सा मोहल्ला है, छोटा नहीं बड़ा मोहल्ला है मेरठ का। वहाँ पर दंगे हो रहे थे। 22 मई 1987 को पीएसी की एक टुकड़ी गई, फौज भी थी, पीएसी भी थी, पुलिस भी, डिफरेंट फोर्सेस थे, लेकिन उन्होंने पकड़ करके 42 मुसलमानों को पीएसी की गाड़ी में बैठा दिया। और वो ये सोचते रहे जो बैठे थे कि उन्हें थाने ले जाया जा रहा है या जहाँ भी कहीं पुलिस बंद करेगी ले जाया जा रहा है, और उनको ले आए गाज़ियाबाद में 2 नहरों के किनारे, उन्हें उतार के मार दिया। उन सबको नहीं मार पाए, उसमें 3-4 लोग बच गए। मैं सिर्फ इत्तेफाक से इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि मैं उस जिले का एसपी था गाज़ियाबाद का। तो जैसे ही मुझे खबर, और ये भी इत्तेफाक ही था कि 15-20 मिनट के अंदर ही फायरिंग के, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ये खबर मिल गई मुझे। तो मैं और मेरे साथ मेरे कलेक्टर थे नसीम जैदी, और भी बहुत सारे जो हमारे अफसर जल्दी जल्दी इकट्ठे हो सके, सबको लेके हम मौके पर पहुँचे। तो खैर उस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो तो एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ज़िंदगी भर ना भूलने वाला दृश्य है। मैंने एक किताब हाशिमपुरा 22 में लिखी है, उसमें उसका डिटेल में वर्णन किया है। लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी और जो यहाँ के लिए रेलेवेंट है, वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा। इस टुकड़ी ने जिसने मारा था उसका कमांडर, एक जो प्लेटून कमांडर यानी सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर था, सुरेंद्र पाल सिंह उसका प्लेटून कमांडर था। मैं जब घटना स्थल पर पहुंचा तो 2 चीज़ें मैंने तय की उस देख करके, उस पूरे घासफुली जो सीन था। एक तो एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने तय किया कि अब जिन्होंने भी किया है उनका पीछा किया जाएगा और उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। अब इसमें जाहिर है कि दिक्कतें, अच्छा मज़ेदार बात है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। जो दिक्कतें आई या वो उनको तो खैर यहाँ बयान नहीं करूँगा मैं।
दूसरा मैं लेखक, मैं हमेशा दोहरी ज़िंदगी जीता था, पुलिस अफसर के साथ साथ लेखक भी था। तो लेखक के तौर पर मैंने तय किया कि इस पर मैं लिखूँगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो लिखना ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि वो इतना, जिसे आप कह सकते हैं कि कई बार अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। तो उस तरह भाषा भी आपका साथ छोड़ देती है जब उन दृश्यों को आप लिखते हैं। लेकिन जो चीज़ मुख्य जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये था कि मेरे मन में ये बहुत बड़ा एक, जिसे आप कह सकते हैं कि जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि क्यों मारा होगा पीएसी ने 42 लोगों को, जिनको आपने उसके पहले कभी नहीं देखा, आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब मार रहे होंगे आप तो उन्होंने आपको पहली बार देखा और आप उनको पहली बार देख रहे हैं, कैसे मार दिया। ये एक इतनी बड़ी मेरे लिए, जिसे आप कह सकते हैं कि मेरे लिए एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मारने के लिए तो बहुत बड़ा कोई कारण होना चाहिए ना। किसी ने आपको इतना बड़ा आपका अपमान किया है, इतना बड़ा नुकसान किया है, इतना बड़ा खतरा आपके लिए बन गया है कि अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, तब आप मारते हैं। लेकिन जिससे आप कभी मिले नहीं, जिससे कोई दुश्मनी नहीं, जिसे आप जानते नहीं, उसे खड़ा करके कैसे मार सकते हैं। तो मैं इसमें जो जितने, ज़्यादातर तो बेचारे छोटे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे, लेकिन वो सुरेंद्र पाल सिंह जो उनका अफसर था, उसको मैंने कई साल तक उसका पीछा किया, क्योंकि मुझे पता था कि किताब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इससे जो चीज़ निकलेगी वो होगी। और वो इत्तेफाक से मैं फिर यूपी से दिल्ली आ गया और वो गाज़ियाबाद में पोस्टेड था सुरेंद्र पाल सिंह, तो मैं अक्सर जाया करता था। तो इत्तेफाक से 2-3 बार वो मेरे हाथ चढ़ गया और मैं उसे बैठा के गाड़ी में लाता था, कहीं बैठ के बात करता था। ये अपने आप में बहुत, लेकिन ये मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आपको समझ सकेंगे जो NC सक्सेना साहब ने कहा और जो शुरुआत में मैंने जो निवेदन किया कि जो बैगेज हम लेके आते हैं, जैसे सुरेंद्र पाल सिंह को मैंने कहा कि यार तुमने मार कैसे दिया। उसने कहा सरकार आप जानते नहीं, बहुत बदमाश है ये, और ये मिनी पाकिस्तान बना रखा है आपने। मेरठ को उन दिनों में शर्मा जी आपका जिला जो था मिनी पाकिस्तान कहलाता था, क्योंकि हर 2-3 साल 4 साल में दंगे होते थे। और मिनी पाकिस्तान को ठीक करने का एक ही तरीका था कि भाई उनको सख्ती उनके साथ की जाए। सख्ती करने का मतलब है कि मुसलमानों के साथ सख्ती की जाए। तो उसने कहा सरकार इन लोगों का और कोई तरीका नहीं इनसे निपटने का, इनसे यही तरीका है, ये तो हिंदुओं का जीना उन्होंने मुश्किल कर रखा था। मैंने कहा यार तुमने जिस दिन उनको उठाया 22 तारीख को, तब तक दंगा शुरू हुए 4-5 दिन हो गए थे। तो तुमने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई दंगे में कौन मरा है, कौन ज़्यादा मरा है, कौन कम मरा है। उसने कहा इसमें क्या पता, मतलब उसके चेहरे पर आश्चर्य था कि इसे क्या जानने की ज़रूरत है, ये तो स्वाभाविक ही है कि ज़्यादा हिंदू मरा होगा। ये लगभग उसी तरह जैसे मैं बचपन में मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही सोचते हुए बड़ा हुआ और यही बैगेज लेकर के आया कि मुसलमान चूँकि क्रूएल है, मुसलमान चूँकि हथियार रखता है, बदमाश है, तो दंगा शुरू करता है तो जाहिर है कि हिंदू ही मरा होगा। मैंने कहा यार देखो मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मैंने पहले दिन से जो आंकड़े थे वो इकट्ठे किए हैं और तुम्हें मैं बताता हूँ। पहले दिन हिंदू मरा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से बाजी पलटती चली गई और फिर तो एक तरफा हो गया। मैंने कहा फिर तुम अगर ये देखते कि भाई मरने वाला हिंदू है, मरने वाला मुसलमान है, तो क्या फिर भी तुम इन्हें मारते। तो पहली चीज़ तो उसने ये विश्वास करने से मना कर दिया। उसने कहा ये हो नहीं सकता। अरे हमने कहा तुम तो पुलिस वाले थे, तुम किसी थाने में जाते, जाके रिकॉर्ड देख लेते, कंट्रोल रूम में जाते, वहाँ थोड़ी देर बैठते तुम्हें पता चल जाता। बाहरी कोई आदमी कहे तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता चला। तो बहरहाल फिर मैं संक्षेप में कहूँगा कि उसका पूरा वो सारी चीज़ें वो ले करके अपने साथ आया था पुलिस में, जो बचपन से उसे सिखाई गई थी और जिनकी वजह से उन 22 आदमियों को, जिनको जानता नहीं था, जिनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, जिनको ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था, उनको भी इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से मार सकता था। बस ये शायद सारे रिश्तों को, ये जो कम्युनल वायलेंस में जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि यही एक उदाहरण काफ़ी है। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि देखिए ये 1300 साल के रिश्ते हैं। 711 या 712 में पहली बार सिंध में राजा दाहर हारा और एक मुस्लिम शासक आया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत का एक पॉलिटिकल इस्लाम से साक्षात्कार हो रहा था। इसके पहले मज़ेदार बात है कि इस्लाम उसके पहले केरल में आ चुका था
और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ही एक मस्जिद अरब के बाहर बनी थी, वो केरल में थी, लेकिन वहाँ पर वो व्यापार करने आए थे। और इसीलिए वो मोपला शब्द आपने सुना होगा। मोपला का मतलब दामाद होता है। वो आए, वहाँ पर राजा ने उनको रहने के लिए जगह दी, मस्जिद बनाने की जगह दी, व्यापार करते थे, वहाँ के लोकल लड़कियों से शादियाँ की, वहाँ वो मोपला दामाद माने गए। लेकिन सिंध में आने के बाद फिर वो एक दूसरे तरह का इस्लाम आता है, और वो फिर विजेता इस्लाम है जो पॉलिटिकल पावर भी कैप्चर करना चाहता है। उसके लिए जाहिर है कि हिंदू जो था वो एक जैसे उन्हें इंस्लेव कर रहा था, तो वो खैर एक लंबी वो है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों ने 1300 साल में मिल करके बहुत अद्भुत रचा है। दुनिया में इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। आप चाहे संगीत ले लीजिए, आर्किटेक्चर ले लीजिए, स्कल्पचर ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, यहाँ तक क्यूजीन भी आप अपने किचन में घुस के देखिए, तो हर जगह दोनों की मिली जुली एक उपलब्धि जो है, एक जो उन्होंने हासिल किया मिलजुल के, दिखाई देती है। लेकिन ये कहना बहुत सरलीकरण होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा कि हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते थे और तो राजा से लड़ते थे और गाँव में तो किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं था। ये हम लोग में से बहुत सारे लोग, खास तौर से जो लिबरल या लेफ्ट के लोग हैं, वो ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सच नहीं था। ये मज़ेदार पड़ोस था। दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अगल बगल रहते थे लेकिन एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, भाषा तक में घृणा थी एक दूसरे के प्रति। मैं चूँकि कम्युनल वायलेंस और कम्युनलिज्म पर काम करता हूँ, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि एक दूसरे को किस तरह से संबोधित करते थे। जैसे जो हिंदू है जानते हैं कि हम म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए, माने जो अनक्लीन है, गंदा है, नहाता नहीं, और म्लेच्छ, बल्कि किसी बच्चे को भी डांटना हो, माँ बाप कहते हैं क्या म्लेच्छ की तरह घूम रहे हो जी, तो ये म्लेच्छ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। हिंदू के लिए मुसलमान क्या इस्तेमाल करता है, मुझे ये देख करके बड़ा आनंद आया कि देखिए, जो उर्दू की सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है लुग़त किशोरी, उसमें हिंदू शब्द 1964 के एडिशन की बता रहा हूँ मैं, यानी आज़ादी मिले अब काफ़ी 10-12-15 साल हो चुके थे। 1964 के एडिशन की मुझे डिक्शनरी मिली जिसमें हिंदू शब्द का था स्याफाम, छोटे कद का, चोर, उचक्का, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। ये जो लोग उर्दू के पाठक हैं वो जा कर के डिक्शनरी को एक बार चेक करें तो आप पाएंगे कि मतलब दोनों तरफ से ये घृणा थी और मज़ेदार घृणा थी। और ये मतलब ऐसा नहीं था खाली हिंदू मुसलमान के हाथ का छुआ पानी नहीं पीता था, मुसलमान भी नहीं पीता था। कोई हिंदू जमींदार अगर किसी मुसलमान जमींदार दोस्त के यहाँ जाता था तो वो किसी हिंदू हलवाई को बुला कर उसके लिए खाना बनवाता था। यही तब होता था जब मुसलमान हलवाई, मुसलमान जमींदार हिंदू दोस्त के आता था तो उसके लिए भी इसी तरह इंतजाम किया जाता था। तो बहरहाल मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंच का वक्त है। मैं सिर्फ ये कह ख़त्म करूँगा, ये दोनों तरफ था। होना ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद ये कम होता, हमें इतना खूबसूरत संविधान मिला था, इतनी बढ़िया ट्रेडिशन मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कम न होने की जगह बढ़ता जा रहा है। पिछले 10-12 साल में तो जिस तरह की हालत है वो सब जानते हैं। अभी पांडे जी किसी ब्यूरोक्रेट को कह रहे थे, उन्होंने 4 आज़ादियों का जिक्र किया। मैं तो इसका गवाह हूँ कि मेरे पड़ोसी एक हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे कहा है 2014 में भारत को पहली बार आज़ादी मिली थी।